मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मंजू चंद यूट्यूब क्लासेस पे स्वागत है। और आज से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के मद्देनज़र केमिस्ट्री की शुरुआत की जा रहा है। और उसका पहला चैप्टर है जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इस चैप्टर के 4 वीडियो बनेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके। और उसमें सभी डिटेल कंसेप्ट जो होंगे केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखिए, कुछ बेसिक चीज़ इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो पहले तो एक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, तो केमिस्ट्री क्या है और इस कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो सब के बारे में। देखिए, रसायन विज्ञान चैप्टर का नाम है, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री। तो ये क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा है, यानी केमिस्ट्री में हम आखिर पढ़ते क्या हैं। विज्ञान में 3, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, तीनों में अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। तो विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ, यहाँ पे आप पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ के गुण क्या पढ़ते हैं? पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो पदार्थ यानी मैटर, यानी कोई भी मैटर आपको जो इन्वायरमेंट यानी वातावरण में एग्जिस्ट करता है, उस सभी के बारे में उसका पढ़ना है कि वो कैसे बना हुआ है, उस पदार्थ का गुण क्या है, उस संरचना क्या है, और तथा उनमें होने वाले परिवर्तन, यानी वो पदार्थ है तो आखिर कैसे वो परिवर्तन होता है और किसी से क्रिया प्रतिक्रिया कैसे करता है। इस सब चीज़ का अध्ययन जो होता है वो हमें केमिस्ट्री के अंदर करना होता है। वही है केमिस्ट्री क्या है, यानी रसायन विज्ञान क्या है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं, यानी मैटर के बारे में पढ़ते हैं। जितना भी वातावरण में पदार्थ है उन सभी के गुण और उनके परिवर्तन, उन होने वाले प्रतिक्रिया और क्रिया के बारे में पढ़ते हैं, यानी रिएक्शन। नहीं, कोई पदार्थ है जैसे नमक रखा हुआ है, अगर वातावरण में तो पसीज जाता है तो किसी चीज़ से क्रिया करता है। उसी हिसाब से कोई और जैसे वेपर है, यानी पानी रखा हुआ है तो गर्म, यानी प्रकाश के से अभिक्रिया करके वो यानी हीट होके वेपर में बदल जाता है। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होता है केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए, केमिस्ट्री शब्द जो है, शब्द की उत्पत्ति मिस्र, यानी एक देश है मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया, यानी कीमिया, इसी से केमिस्ट्री का जन्म हुआ है, यानी उत्पत्ति हुआ है। मिस्र में एक जगह था, उसका नाम था कीमिया, और वहीं से केमिस्ट्री की शुरुआत होता है, तो इसलिए उसका नाम कीमिया से ही पड़ा, जिसका अर्थ होता है काला रंग। यानी केमिस्ट्री जो वर्ड है वो किससे बना हुआ है? कीमिया से। और ये कीमिया क्या, एक जगह था मिस्र में, मिस्र के एक प्राचीन नाम था एक कीमिया, उसी से इसका केमिस्ट्री पड़ा। और कीमिया का अर्थ होता है काला रंग, काला रंग। तो केमिस्ट्री का जन्म, शब्द का शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो कीमिया नामक शब्द से हुआ है, जो कि एक मिस्र में प्राचीन नाम था। ठीक, और उसका अर्थ काला रंग होता है। देखिए, लेवेसियर, लेवेजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? तो लेवेजियर को, लेवेजियर या कहीं कहीं लेवेसियर भी लिखा हुआ होता है, उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री माना जाता है, क्योंकि इन्होंने ही केमिस्ट्री की व्यवहारिक रूप से शुरुआत की थी। तो आपको ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद आप देखिए कि रसायन विज्ञान के अध्ययन, यानी अब तो रसायन विज्ञान देख लिए, अध्ययन को सरल बनाने के लिए कई शाखाओं में बांटा जाता है। रसायन विज्ञान को कई शाखाओं में बांट के हम पढ़ते हैं। जैसे देखिए, ये 7, 8, 8 इसकी शाखाएं हैं। भौतिक रसायन, जिसको फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। औषधि यानी मेडिसिन केमिस्ट्री। और विश्लेषिक यानी एनालिटिक केमिस्ट्री। ये इतने केमिस्ट्री यानी इतने रसायन को अध्ययन को सुविधाजनक बनाने के लिए। तो देखिए, भौतिक रसायन आपको 10th क्लास में क्या पढ़ना है? तो देखिए, जैसे भौतिक रसायन है तो फिजिकल केमिस्ट्री होता है। तो देखिए, भौतिक रसायन के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों के अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन में जब आप 10th के बाद, अगर 10th पास कर जाते हैं, पास तो करेंगे हैं सभी को,
उसके बाद अगर इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए आप पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वहाँ पे आपको केमिस्ट्री में एक अलग ही केमिस्ट्री होगा जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री होगा, आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा और इनऑर्गेनिक, ये तीनों आपको अलग अलग पढ़ना होता है वहाँ। ये तो आपको 10th क्लास में केमिस्ट्री में ही सारा चीज़ है, लेकिन जब आप केमिस्ट्री 11-12 में जाएंगे और आईआईटी और जेई या आप मेडिकल की तैयारी करेंगे तो आपको केमिस्ट्री में 3 पोर्शन मिलेगा, तीनों मिलेगा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों केमिस्ट्री से वहाँ आपका पाला पड़ेगा। तो अभी जानकारी रहना चाहिए ताकि आगे क्या क्या आने वाला है। तो बस ये तीनों का कंबाइंड सिलेबस में अभी 10th में क्लास में है, लेकिन ये जब 11-12 में जाएंगे तो ये अलग अलग हो जाता है। उसके बाद देखिए जैव रसायन, बायो केमिस्ट्री, आजकल बायो केमिस्ट्री के बारे में बहुत चलन है कि बहुत सारा प्रोसेस को हम बायो द्वारा, जैसे कचरा है, कचरा का प्रबंधन हम करना है, तो हम आजकल देख रहे हैं कि कई ऐसे कीड़े हैं जो कचरा को पचा दे जाते हैं, नहीं खाते हैं, पचा देते हैं, तो वो सब बायो केमिस्ट्री में हम आते हैं। बायो कैसे काम करता है, जीन जीन टेक्नोलॉजी, सब टेक्नोलॉजी में बायो केमिस्ट्री। औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, कई इंडस्ट्री में आप देखते हैं कि कई चीज़ें रिएक्शन के द्वारा बनता है। जैसे आप मानिए कि आप पावरोटी यानी ब्रेड यानी बेकिंग वाला अगर इंडस्ट्री है तो वहाँ पे ब्रेड बनता है, तो ब्रेड में भी केमिस्ट्री का उपयोग होता है, वहाँ भी रिएक्शन होता है। वो रिएक्शन कैसे होता है वो आगे इस चैप्टर में आपका 10th क्लास में पढ़ना है तो हम बताएंगे। वो सब औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्री में यानी कोई प्रोडक्ट का बनना है तो उसमें भी कई रिएक्शन कराया जाता है, किसी का कलर चेंज करना है, किसी का कुछ, वहाँ से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री होता है। कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, यानी कृषि क्षेत्र में भी केमिस्ट्री काम करता है। जैसे मान के लिए आपका कृषि का जो ये है लैंड, यानी आपका भूमि जो है उसमें जो मिट्टी है, मिट्टी का पीएच मान अगर ऊपर नीचे हो गया, यानी पीएच मान एक हर फसल का एक पीएच मान निर्धारित पीएच मान होता है, अगर उससे ऊपर नीचे अगर पीएच मान हो जाता है तो फसल पे उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इस नकारात्मक प्रभाव को हटाने के लिए हम कुछ केमिकल का यूज करते हैं, तो वो सब कृषि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में पढ़ना होता है। इसी तरह औषधि यानी मेडिसिन केमिस्ट्री, ऑब्वियस जानते हैं मेडिसिन, सभी दवाइयाँ क्या है, सभी किसी न किसी रिएक्शन द्वारा बनाए जाते हैं, किसी किसी पदार्थ का। उस समय अभी क्या पढ़ा था केमिस्ट्री, पदार्थ, क्यों किसी न किसी पदार्थ से ही बनता है, पदार्थ है तो सभी रिएक्शन और कराया जाता है, तो वो मेडिसिन केमिस्ट्री में। विश्लेषिक रसायन, एनालिटिक केमिस्ट्री, एक नया डेवलपमेंट हुआ है केमिस्ट्री, हम पढ़ाई करेंगे। तो ये सब आपका आगे का है, आप 11-12 में जाएंगे तो इस चीज़ों से आपका पाला पड़ेगा, इस दिन से फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक, तीनों के लिए अलग अलग टीचर भी होते हैं और अलग अलग पढ़ाई भी किया। देखिए एक नाम आपको ये है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में एक संस्था है जो किसी भी केमिस्ट्री यानी पदार्थ का हो उसका नोमेनक्लेचर करता है। जब आप 11 में जाएंगे, 11-12 में जाएंगे तो वहाँ पे नोमेनक्लेचर आपका एक टॉपिक होगा और ये शुरुआती टॉपिक ही होता है। तो वहाँ पे इसका नाम आप बहुत फ्रिक्वेंटली पढ़ेंगे। किसी भी मतलब ये है उसका नाम पूछा जाएगा कि इसका आईपक नेम बताइए, वहीं आईपक, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईपक नेम होता है। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, ये सब जैसे आप देखेंगे C2H5OH, ये क्या है, इथेनॉल है, यानी इथेनॉल है तो इसका आईपक नेम क्या होगा, इसका ये क्या होगा। जैसे ये देखिए C26 इथेन है तो इथेन का आईपक नेम क्या होगा, तो इस टाइप से वहाँ पे आप पढ़ेंगे जब 11-12 में जाएंगे। तो देखिए यही ये जो संस्था है आईपक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, आईपक नामक संस्था तत्वों के नामों की स्वीकृति देती है। क्या करती है, जो भी तत्व एलिमेंट पाए जाएंगे केमिस्ट्री में उनके नामों की स्वीकृति देती है। क्या देती है, नामों की स्वीकृति, यानी उसका नाम क्या होना चाहिए वो। तो देखिए कुछ बेसिक चीज आपको केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आनी चाहिए ताकि ये फ्रिक्वेंटली कहीं ना कहीं यूज आएगा, और आपको जब ये सब चीज़ से क्लियर रहेंगे तो समझने में अच्छा आएगा, तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साइंस मैथ की एक खासियत है कि आपको रटना कम, समझना ज़्यादा होता है, और जब समझ जाएंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है और डर नहीं आएगा कि एग्जाम है, एग्जाम का डर नहीं होना चाहिए, बस समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये आपको 1 से लेके 20 तक ये यहाँ भी आपको पढ़ना है, और 11-12 में तो 100% कंठस्थ होना चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल का चयन करते हैं तो। ये देखिए क्या है, ये कुछ
तत्व का नाम है यानी एलिमेंट का नाम है, उसका प्रतीक क्या होता है, क्योंकि कई रिएक्शन में अगर लिखा हुआ रहेगा Na, यानी कहीं एन इक्वेशन लिखा हुआ Na, यानी आपको Na तो पता होना चाहिए ना, Na क्या है, Na क्या है तो वो सब पता होना चाहिए आप। तो देखिए पहला क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का प्रतीक H है, हाइड्रोजन को ए वाला 1 2 3 ए इसका नंबर है, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, ये सब क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 1 2 3 4। लेकिन आपको इतना अभी जरूरी एटॉमिक नंबर की जरूरी नहीं है, क्योंकि क्या एटॉमिक नंबर, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन का प्रतीक क्या है, H, हीलियम का He होता है, लिथियम का Li होता है, बेरिलियम का B का B होता है, कार्बन का 6। इसमें भी आपको जो इंपॉर्टेंट है वो मैं टिक आउट करता हूँ, उसको ध्यान जरूर रखें। एक तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है, बी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए भी इंपॉर्टेंट, ए भी इंपॉर्टेंट, बी इंपॉर्टेंट है, सल्फर ए भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेशियम इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, आयरन इंपॉर्टेंट है, बाल्ट निकल कम इंपॉर्टेंट है, कॉपर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, सिल्वर इंपॉर्टेंट है, और आपका गोल्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, इतने का कम से कम तो आपका प्रतीक चिन्ह भी याद होना चाहिए, क्योंकि आगे का जितना भी रिएक्शन आप पढ़ेंगे, जैसे दूसरा चैप्टर जो अम्ल क्षार और अम्ल भस्म और क्षार है, या उसके आगे धातु और धातु है, उसी समय ये सब प्रतीक चिन्ह आपको बार बार यूज आएंगे, और बार बार यूज आएंगे। जब आपको नहीं मालूम रहेगा कि आप Ni को क्या बोलते हैं या Mg को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम बोलते हैं, तो वहाँ पे Mg रटिएगा कि Mg है। अगर Mg को आप जानते हैं कि मैग्नीशियम है तो आप याद रखिएगा, अच्छा M, ठीक, ये आपको इतना का ध्यान देना होगा। इसी तरह ये देख लीजिएगा आप सभी, और इसका प्रतीक चिन्ह यानी ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये प्रतीक चिन्ह आप देखिएगा क्या बोलते हैं, कभी कभी इधर से याद ना करके इधर से याद किया जाता है। क्या He को क्या बोलते हैं, हीलियम, C को क्या बोलते हैं, कार्बन, O को क्या ऑक्सीजन, Ne को नियोन, M को मैग्नीशियम, ऐसे जिंक को निकल Ni, Fe क्या है आयरन है, आयरन या फेरस, Ca क्या है कैल्शियम, Ka क्या है पोटेशियम। ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। ये आप एक बार देखेंगे और नोट डाउन करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जितना टिक लगाया गया है उतना तो 100% आप क्योंकि बार बार यूज आए, ठीक है। कुछ चीजें हैं तत्व या आयन, कुछ चीजें में आपको हम ये संकेत जो दिया हुआ है ये आपको याद रखना चाहिए। जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब पे क्या होगा, +1 चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है और +1 होता है। जैसे Na+, अभी पीछे आप देखे थे सोडियम का क्या है, देखिए पीछे आप देखे थे कि सोडियम 11, सोडियम का 11 का Na होता है, सोडियम Na है, Na पे फिर क्या पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप चार्ज देखेंगे, सोडियम पे Na+ होता है, पोटेशियम पे K+ होता है, सिल्वर पे Ag+ होता है, कॉपर पे Cu+ होता है, मैग्नीशियम पे Me2, यहाँ तक आपका क्या है +1 चार्ज वाला है, यहाँ पे क्या है +2 चार्ज वाला है, ये प्लस चार्ज। ये बेसिक है, इतना आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगा तो आप देखिए ऐसे दिया हुआ रहता है रिएक्शन में, तो आपको समझने में ये होता होगा कि CaOH का 2। अब आप इस चीज को देखते होंगे तो आपको लगता होगा कि Ca तो ठीक है, Ca क्या होता है कैल्शियम होता है, कि OH, और OH भी तो ठीक है, OH कहीं रहेगा आपको, जैसे OH है हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये 2 क्यों आ गया, एक 2 क्यों आ गया, तो इसके लिए आपको ये चीज मालूम है तो आप समझ जाएंगे बहुत इजीली वे में कि CaOH का होल 2 कैसे हो गया। देखिए Ca क्या है कैल्शियम, कैल्शियम देखिए कैल्शियम का है, कैल्शियम Ca+ होता है, Ca+2 होता है, ठीक। और OH, OH देखिए क्या है, OH हाइड्रोक्साइड OH है, OH पे माइनस होता है, -1 होता है। और जब ये रिएक्शन करता है, जब इसको अगर रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, इसका जो पावर होता है इसके ब्रैकेट में आता है, और इसका जो पावर होता है ये ब्रैकेट में आता है, तो यहाँ माइनस का साइन का हम साइन नहीं लिखते हैं, सिर्फ यानी 1 है तो Ca वो, अब OH का वो 2 है तो 2, यही Ca 1 को 1 लिखते नहीं है तो 1 छोड़ देंगे, तो CaOH का होल 2 आ जाता है, CaOH का 2, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये होता है, ठीक। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है आपको जानने के लिए। जैसे एक दो और एग्जांपल बता, पहले ये देख लीजिए, ये तो +1 वाला है, तो आप याद रखिए +1 किस पे होता है, तो 4 पे,
सोडियम पे +1, पोटेशियम पे +1, सिल्वर पे +1, कॉपर 1 पे, देखिए कॉपर का 2 होता है तो कॉपर 1 पे +1 होता है। +2 किस पे होता है तो मैग्नीशियम पे, कैल्शियम पे, जिंक पे, आयरन पे और कॉपर 2। देखिए कॉपर पे 2 होता है, कॉपर 1 भी 1 पे 1 होता है, कॉपर 2 पे 2 होता है। कॉपर का 2 वैलेंस ये होता है, संकेत में चार्जेस होता है। एल्युमिनियम पे +3 होता है और आयरन पे Fe+3 होता है। ठीक, ये आप आगे पढ़ेंगे कि +3 ही क्यों होता है, तो आप आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है उसमें पढ़ेंगे तो ये सब पता चल जाता है कि हाँ आउटर मोस्ट ये स्टेबल होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है। तो अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन अगर लेता है या कोई देता है, तो देता है वो आपको पॉजिटिव होता है और लेता है वो माइनस होता है, तो ये देने वाला है सब ग्रुप, यानी सब दे के एक एक इलेक्ट्रॉन दे के अपने आप को स्टेबल करता है, इसलिए इस पर चार्ज उतने होते हैं। ये सब आगे 11 में जाएंगे तो बहुत ही डिटेल पढ़ना रहता है कि आपकी जरूरत नहीं, बस आपको यहाँ पे याद रखना है कि Al पे +3 होता है, Fe पे +3 होता है। ठीक, उसका देखिए ये निगेट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे +1 होता है, हाइड्राइड पे H- होता है, क्लोराइड पे Cl-, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ब्रोमाइड पे माइनस होता है, आयोडाइड पे माइनस होता है, ऑक्साइड पे याद रखिए O पे -2 होता है, सल्फाइड पे S-2 और नाइट्राइड पे N पे -3 होता है, ये आपको याद रखना। उसी तरह इस तरह हाइड्रोक्साइड पे OH- होता है, OH- होगा। अमोनिया, अमोनिया को NH4 बोलते हैं, अमोनियम NH4 पे प्लस, नाइट्राइड NO3 पे माइनस, कार्बोनेट CO3 पे -2, सल्फाइड SO3 पे -2, सल्फेट SO4 पे -2 और फास्फेट PO4 पे -3। अब देखिए इसका इंपॉर्टेंट क्या है, आपको इंपॉर्टेंस क्या है ये बताते हैं हम। जैसे जैसे देखिए आपका कहीं आप देखते होंगे कि Na और Cl लिखा हुआ रहता है। Na क्या है सोडियम और Cl क्या है क्लोरीन है। तो ये क्यों एज इसमें एक एक रह गया था, देखिए क्योंकि सोडियम A पे प्लस होता है और Cl पे माइनस होता है। देखिए सोडियम सोडियम देखिए सोडियम पे Na प्लस और Cl क्लोरीन पे देखिए क्लोरीन पे -1, इसी कारण A माइनस इधर 1 में आता है, इधर 1 में आता है, तो NaCl बनता है। क्योंकि इस पे +1 है -1 है तो +1 इसमें आएगा नीचे में और -1 में इधर आता है, आपको समझने के लिए। क्योंकि ये आता कहाँ से, ये सब का कारण है, लेकिन आपको 10th क्लास में इसको नहीं पढ़ना है, इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ये आपको इतना ध्यान रखना है। देखिए तो NaCl। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एग्जाम्पल में मान के चलिए कि आप, हाँ ये देखिए CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए CaCO3 पे हो गया, तो देखिए क्या होता है, Ca पे क्या होता है, कैल्शियम पे देखिए कैल्शियम होगा आपका, कैल्शियम पे +2, CO3 कार्बोनेट होता है, CO3 देखिए CO3 पे -2, CO3 पे -2, यानी ये दोनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये +2 और -2 क्या होगा, Ca पे 2, CO3 पे 2 होगा ना। लेकिन क्या होगा, ये 2 2 कॉमन निकल जाएगा, ये क्या बचेगा, 2 2 कॉमन निकल, Ca2 और 2 2 कॉमन निकल जाएगा, तो 2 2 कॉमन दिख रहा है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, देखिए मान के चलिए ये आपका CaCO3 लिखा हुआ है, तो ये कैसे बना होगा, ये बना यही से होगा, Ca पे +2 कैल्शियम पे और CO3 पे -2। जब ये दोनों बना हुआ होगा तो ये क्या होगा, 2 इधर गया होगा और ये 2 इधर गया होगा, तो Ca2 और CO3 पे 2, लेकिन दो दो है तो दोनों दोनों कॉमन निकल गया होगा, तो CaCO3। समझ रहे हैं क्या इंपॉर्टेंस है उसका, तो ये इंपॉर्टेंस है। देखिए फिर एक और देखिए, जैसे Na आपका देखिए Na सोडियम है, सोडियम में +1 है और क्लोराइड पे -1 है, तो देखिए ये कैसे हुआ होगा, अगर NaCl एक सोडियम क्लोराइड जिसको नमक बोलते हैं, ये कैसे बना होगा, ये ऐसे बना होगा, Na+1 है और Cl पे -1 है, तो +1 इधर जाएगा -1 इधर आएगा, तो क्या बच गया, Na का 1 और Cl का 1, 1 1 क्या हो कॉमन है, तो NaCl। देख रहे हैं कैसे आपका कोई एक रिएक्शन करने के बाद कोई कंपाउंड बनता है, यहीं पे आपका ये जरूरत होगा, आपको अगर पता रह रहा है कि किस पे माइनस है और किस पे, जैसे Al पे 3 है, Al पे 3 है, OH पे -1 है,
अगर ऐसा बनाना होगा, कोई प्रोडक्ट ऐसा बन रहा होगा, दिख रहा है। अगर Al+3 है और OH पे -1 है तो क्या होगा, ए इधर जाएगा और -1 इधर आएगा, तो क्या होगा Al1 और OH का 3, तो क्या होगा AlOH का 3 दिख रहा है, AlOH का 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ऐसे ही अगर आपको ये चीज़ मालूम रहता है कि किस पे क्या चार्ज होता है, यानी किस पे माइनस होगा किस पे प्लस होगा, तो आप इजी वे में बना लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो याद रखिएगा, इसको देखते रहिएगा, याद नहीं भी होता है तो आप बार बार देखते रहिएगा, कहीं कहीं कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा, कहीं मान लिखा हुआ है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है CaO, फिर CaO पे भाई कुछ सफिक्स नहीं है, यानी नीचे कुछ नहीं है, यानी Ca पे क्या चार्ज होगा +2, O पे क्या होता है -2, तो +2 है -2 है तो 2 नीचे आएगा, इसका 2 नीचे आएगा, तो 2 2 बाहर निकल जाएगा, तो CaO बच गया। जैसे देखिए, जैसे आपको एक चीज़ और समझ लीजिए, इसी पर देखिए, जैसे आपको कहीं एक बार देखेंगे Ca कैल्शियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, तो कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ये कैसे बना होगा, ये बना होगा Ca और O पे, तो Ca पे क्या होता है, कैल्शियम पे +2 होता है, O पे -2 होता है, तो ये +2 इसका इधर गया होगा, -2 इसका इधर गया होगा, यानी Ca2 और O पे 2। देखिए अब ये प्लस माइनस नहीं ध्यान रखते हैं, बस इधर इधर लाते हैं, सिर्फ नंबर लिखते हैं Ca2O2, अब दो दो दोनों में से तो कॉमन निकल जाएगा, CaO बचा, नहीं तो Ca बचा, ठीक है, ये CaO होता है। तो देखिए अब ऐसा आपको मालूम रहेगा तो पता तो चलेगा ना कि हाँ ऐसा NCl क्यों होता है, CaO क्या हो गया, L क्या, आपका CaCO3 क्यों हो गया, या CaOH का होल 2 कैसे हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ क्या हो गया, यहाँ Ca पे +2 होता है और OH पे -1 होता है, तो इसलिए +2 क्या होगा, इधर गया और 1 इधर गया, तो ये OH का होल 2। देखें, ये चीज़ का आपका इम्पोर्टेंस है कि आपको ये चीज़ मालूम रहेगा तो आप इजी को समझ लेंगे, इसलिए मैंने बेसिक पे थोड़ा मैं ध्यान दे रहा हूँ और इजी थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ये चीज़ समझिए, आपको लॉन्ग टाइम ये सब आपको मदद करेगा चीज़ों को, ट्वेल्व में भी आप जाएंगे और इंजीनियरिंग तैयारी करेंगे। जब वहाँ पे स्टूडेंट जाता है गांव से निकल के बोर्ड के बाद, पता क्या है उसको, तो मैट्रिक क्लास में बताया तो जाता है कि चलो रट के कैसे भी लिख लो, चीज़ें समझा नहीं तो 11 12 में डायरेक्ट पटना गया और पटना वहाँ भी एक लेवल से ऊपर से पढ़ाना शुरू करते हैं, जिस कारण बहुत लड़कों को दिक्कत होता है। मैं मेरा प्रयास यही रहा है कि वैसे दिक्कत का सामना न कर पड़े, इसलिए आप थोड़ा सा 9th 10th क्लास को थोड़ा सा ढंग से पढ़ के अगर जाते हैं या मेडिकल का तैयारी करने, बहुत स्मूथ वे में आप वहाँ टाइप करें, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आप बिहार बोर्ड से हो और CBSE बोर्ड दोनों के स्टूडेंट आफ्टर 10th जाके फाइट करते हैं IIT के लिए और या मेडिकल के लिए, नीट के लिए, वहाँ पे दिक्कत होता है कि थोड़ा सा बैक हो जाते हैं बिहार बोर्ड के, वो ऐसे चीज़ों से वो अवगत रहते हुए भी ध्यान नहीं रखते हैं। ये सब चीज़ यहीं पे समझना है कि आपका क्लास जो 10th में, ये सब चीज़ यहीं पे ध्यान रखना है, ये सब बेसिक है, इसी को समझ के वहाँ जाएंगे तो ईजी होता है, तो ध्यान रखेंगे। देखिए एक चीज़ और बेसिक, देखिए इसका भी जरूरत पड़ेगा, ये धातु जितना पीछे वाला लिखा हो उसी में से 14 धातु लिया है, पोटेशियम K होता है, कैल्शियम Ca होता है, और ये अब चार्ज भी बताया था, इस पर क्या होता है +1 होता है, +2 होता है, इस पर +1 +2, इस पर +3 होता है, इस पर +2 होता है, इस पर +2, और ऐसे ऐसे इस पर +1 होगा, इस पर +2 होगा, ये ऊ पे +2 होगा, तो ऐसे होता है। तो आपका ये सब चीज जो धातु है उसका सक्रियता, यानी कैसे सक्रिय है, तो सबसे ज्यादा सक्रिय पोटेशियम आपका धातु है, अधिक सक्रिय, नीचे जाता है नीचे जाने पे कम सक्रिय होगा, यानी पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक लोहा टीन लेड हाइड्रोजन तांबा पारा चांदी और सोना, इस चांदी को Ag बोलते हैं और सोना को Ag होता है और A, तो इसका सक्रियता श्रेणी है, ये आपको आगे वाला जब इसी चैप्टर में जब आप
द्विविस्थापन रिएक्शन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला जो अधिक सक्रिय है, यानी ऊपर वाला चीज़ें नीचे वाले को रिप्लेस कर देगा, यानी वो हटा सकता है। पोटेशियम है, इन सभी धातुओं को रिएक्शन से हटा के अपने आप रिएक्शन करेगा। तो अधिक ऊपर वाला को अधिक सक्रिय बोलते हैं, जब नीचे वाला ऊपर वाले को रिप्लेस नहीं कर सकता है, उसको हटा नहीं सकता है। मान के लिए तांबा हो, तांबा जाके लोहा को नहीं हटाएगा, लोहा तांबा को हटा देगा, लेकिन ये नहीं, क्योंकि अधिक सक्रिय कम सक्रिय। ठीक, तो ये भी सक्रियता श्रेणी याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है, कैल्शियम, सोडियम, ये चार को तो याद रखिए। पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम सोडियम मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम जिंक लोहा, लोहा, ये तीनों एक जगह याद रखिएगा। उसके बाद आप याद रखिएगा तांबा, पारा, ये आपको इतना याद रखना होगा, क्योंकि कई इक्वेशन में आपको देखेंगे कि ये सब का यूज होगा, तो आप ढंग से समझेंगे। और जब समझेंगे चीज़ों को ना, तो इंजॉय करेंगे उस पढ़ाई को, जो बोला जाता है ना स्टडी, यानी टीचिंग या यानी जो स्टडी कर रहे हैं उसको इंजॉय करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपको बोझिल नहीं पड़ रहा है। आप घंटों घंटों पढ़ रहे हैं तभी आप बोझ नहीं आप पे है। जब समझ के चीज़ नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप बोझिल होगा, बैठेंगे पढ़ने बुक खोलकर, तुरंत नींद आ जाए, फिर निंद्रासन की पढ़ाई होनी। चलिए देखिए, अब हमारे आसपास के अधिकांश पदार्थ विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते रहते हैं, जैसे ये तो आप बेसिक पढ़ें। तो देखिए, अब आपका थोड़ा सा शुरुआत हो रहा है चैप्टर की, क्या है उसमें पढ़ाने की। तो हमारे आसपास के अधिकांश पदार्थ विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते रहते हैं। जो अभी क्या पढ़े थे, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है, पदार्थ के बारे में केमिस्ट्री में पदार्थ के तो विभिन्न परिवर्तन होते रहता है, विभिन्न परिवर्तन होते रहता है। कौन कौन से परिवर्तन गुजरते हैं, तो परिवर्तन गुजरते रहते हैं, जैसे एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक होता है रासायनिक परिवर्तन। देखिए, तो विभिन्न पदार्थ मतलब कोई भी पदार्थ है, मान के चलिए एक टमाटर है, एक सब्जी है, सब्जी रखा हुआ है, देखते हैं कुछ दिन के बाद वो सड़ने लगता है, और सड़ने के बाद वो डिग्रेड कर जाता है, डिग्रेड करने के बाद उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। जैसे एक टमाटर है, मान के चलिए ये आपका सेब ही है, सेब में देखते हैं कुछ दिनों का सेब रखा हुआ रहता है, में सड़न आ जाता है, सड़न के बाद वो सड़ जाता है, मैक्सिमम हो जाएगा, सूख के वो बहुत ही छोटा सा बच जाता है। यदि सेब इतना बड़ा है लेकिन वो छोटा हो गया, तो ये क्या हुआ, प्रतिक्रिया तो कर रहा होगा किसी न किसी से, यानी एनवायरमेंट यानी वातावरण में कुछ चीजें होंगे जिससे प्रतिक्रिया कर रहा होगा। यानी पदार्थ जितने भी हैं वो सभी प्रतिक्रिया करते रहते हैं। बोल रहा है कि हमारे आसपास के अधिकांश पदार्थ पदार्थ होगा जो प्रतिक्रिया का, जैसे पत्थर, पत्थर रखा हुआ है तो पत्थर में प्रतिक्रिया नहीं होता है, अभी तो बहुत लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म में होगा तो वो पता नहीं चलता, इसलिए हम कहते हैं कि पत्थर प्रतिक्रिया नहीं करता है। ऐसा तो है कि पत्थर, मान लीजिए एक बड़ा पत्थर है, उस पर बारिश हो रहा है, उस पर धूप हो रहा है, देखते हैं क्रैक करता है, फिर छोटा छोटा पत्थर बनता है, वो पत्थर छोटा हो जाएगा तो किसी माध्यम से बह के बाहर आगे चला गया, उसमें भी परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन काफी धीमी गति से होता है, बोलें कि अधिकांश पदार्थ विभिन्न परिवर्तनों से गुजरते हैं। ठीक, तो गुजरते हैं, तो जितने भी परिवर्तन होते हैं दो भागों में बांटा जाता है, एक तो भौतिक परिवर्तन और दूसरा रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है तो आगे बताते हैं, लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है देखिए, डिफिनेशन देखिए, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में होता है कि ये अस्थाई परिवर्तन, तब अस्थाई परिवर्तन, यानी इसमें परिवर्तन होता है तो अस्थाई, अस्थाई है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कि मतलब कुछ बदल गया तो फिर वो पहले वाला स्थिति में नहीं आएगा। पहले वाला स्थिति में, जैसे टमाटर है, टमाटर सड़ गया तो फिर वो टमाटर नहीं बनेगा। लेकिन पानी है, अगर पानी को बॉयल कर रहे हैं, या जैसे बर्फ़ है, पानी को जमा दिए बर्फ़ में, बर्फ़ को फिर पिघलेगा तो वो पानी ही बन जाएगा। नहीं, ये पानी से जब बर्फ़ बना और बर्फ़ से फिर पानी बन सकता है, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। जबकि टमाटर अगर सड़ गया तो टमाटर नहीं बनेगा, तो अस्थाई परिवर्तन होता है, मतलब टमाटर सड़ गया तो सड़ा हुआ टमाटर रहेगा, पहले वाला टमाटर नहीं बनेगा। लेकिन जब पानी बर्फ़ में जमता है तो बर्फ़ पिघल के पानी बन जाएगा, यानी पहले वाला पानी बन जाएगा। बोल रहा है
भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अस्थाई होता है, मतलब अस्थाई नहीं, अस्थाई होता है। रासायनिक परिवर्तन, उसके बाद कोई नया पदार्थ इसमें नहीं बनता है, जैसे कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा। जैसे मान के चलिए आप पानी से बर्फ जमा दिए, बर्फ जमा दिए तो कहने के लिए तो होगा कि पानी से बर्फ बना, पानी बर्फ भी क्या है, पानी है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, वो पिघल के फिर पानी बन जाएगा। केवल भौतिक गुण आकार और माप प्रभावित होते हैं, शेप एंड साइज ही बदलेगा। भौतिक गुण कैसे बदलेगा, तो भौतिक गुण कैसे बदलेगा, जल है, पहले तो जल है, उसके बाद वो पानी बर्फ बना, तो जल क्या है, द्रव अवस्था में है, बर्फ बन गया तो क्या होगा, ठोस अवस्था में हो गया, तो क्या हुआ, भौतिक गुण ही बदला। आणविक संरचना अपरिवर्तित हो, आणविक संरचना नहीं बनता है। आपका मानिए जल है तो H2O फॉर्मूला होता है, बर्फ भी तो होगा तो क्या होगा, बर्फ भी H2O ही होगा, ऐसा नहीं कुछ और आ जाता है। तो आणविक संरचना उसका नहीं बदलेगा। उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल होता है मतलब एक से दो जाएगा, दो से फिर एक आएगा, यानी जल से बर्फ बनता है, बर्फ से फिर पानी बन जाएगा, तो ये बोला है उत्क्रमणीय होता है, और कोई ऊर्जा मुक्त, कोई ऊर्जा, ये भौतिक परिवर्तन। ठीक, उसके बाद एक रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, अस्थाई होगा, ये अस्थाई होता है, मतलब ये ऐसा परिवर्तन होता है कि आपको अस्थाई रहेगा, इसमें आपको चेंजेस नहीं आएगा। अगर चेंजेस आएगा तो फिर वो रिटर्न नहीं आएगा। जैसे ही अगर जैसे टमाटर हुआ, टमाटर सड़ गया, सड़ा हुआ टमाटर रहेगा, अस्थाई है, वो परिवर्तन हो गया तो हो गया। एक या अधिक नए पदार्थ बनेंगे, इसमें नए पदार्थ बने, टमाटर सड़ा, टमाटर सड़ के क्या बना, कोई और बन गया, टमाटर तो रहा नहीं हो। ठीक है, जैसे लकड़ी है, लकड़ी जल जाए, क्या लकड़ी आ जाएगा, नहीं आएगा, लकड़ी अगर जल गया तो राख आएगा, लकड़ी नहीं बनेगा। भौतिक रासायनिक दोनों, भौतिक भी बदलेगा और रासायनिक भी बदलेगा। आणविक संरचना परिवर्तित, आणविक संरचना भी परिवर्तित, जैसे टमाटर का एक अलग संरचना है, टमाटर सड़ जाता है तो अलग संरचना। अनुत्क्रमणीय होगा, इरिवर्सिबल, मतलब ऐसा नहीं है कि एक से दो बनेगा, दो से एक बनेगा, नहीं, जब एक से दो बन जाएगा तो दो ही रहेगा, यानी टमाटर सड़ के बनाएगा तो सड़ा हुआ टमाटर रहेगा, कभी टमाटर नहीं बना। ऊर्जा या प्रकाश या होता है, सब होता है। तो आपने क्या पढ़ा कि हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, अधिकांश पदार्थ में कोई ना कोई परिवर्तन होते रहता है। वो परिवर्तन दो प्रकार के होता है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है कि उसमें चेंजेज होगा लेकिन वो पहले वाला कंडीशन में आ जाएगा, भौतिक अस्थाई होता है। लेकिन जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो वो अस्थाई हो जाएगा, यानी वो परिवर्तन हो गया तो फिर पीछे वाले में नहीं आएगा। वही बोल रहा है कि दो परिवर्तन एग्जाम्पल है, आपको ध्यान रखना है। आपको ऑब्जेक्टिव में एग्जाम्पल देके पूछेगा कि इन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, आपको ये चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, पानी का जमना, क्या बोले थे भौतिक परिवर्तन में, वो बनेगा फिर पहले वाला बन जाना। पानी को जमा देंगे, फिर पानी को जमे हुए पानी को पिघला देंगे तो पानी जगह, पानी का उबलना, पानी को उबाल रहे हैं तो क्या वो वेपर बन रहा है, फिर वेपर को अगर कंडेंस कर देंगे, द्रवित कर देंगे तो वो आपका पानी बन जाएगा। रेत और पानी को मिलाना है, रेत अलग है, पानी मिला दिए, फिर भी हम रेत और पानी को अलग अलग कर सकते हैं, पानी को करके। मोम का पिघलना भी है, क्योंकि मोम है तो मोम में दो चीज़ें होता है, एक तो जलना, फिर गैस बनना, या मोम का पिघल के मोम बनना। मोम पिघलता है तो नीचे देखते हैं, जब मोम को ऐसे टिल कर देते हैं तो मोम जल के गिरता है, तो भी मोम ही रहता है, ठंडा होकर फिर मोम ही बन जाता है, तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन, फिर मोम का जलना जो गैस में बदल जाता है वो आपका रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि वो गैस में बदल गया, वो फिर मोम नहीं आएगा, मोम पिघल के मोम ही बना हुआ रहता है, तो मोम का पिघलना। ग्लास का टूटना, कोई ग्लास टूट जाता है, क्या रहता है, वो ग्लास ही रहता है। फिर देखिए रासायनिक परिवर्तन, दूध से दही बनना, दूध से अगर दही बन जाता है, क्या आप फिर दही से दूध बना सकते हैं, कभी नहीं। यानी रासायनिक परिवर्तन में वैसा परिवर्तन होता है जो परिवर्तन होने के बाद परिवर्तन के पहले वाला चीज़ों नहीं बन पाएगा। अगर दूध है तो दूध रहेगा, दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध नहीं बनेगा, तो दूध से दही बना रासायनिक परिवर्तन। दूध का खट्टा होना, दूध का फट जाना, फट जाता है तो क्या दूध फिर बनता है, नहीं बनेगा। जंग लगना, लोहा है, लोहा अगर खुले वातावरण में छोड़ा हुआ है तो अनाद्र वायु से या ऑक्सीजन और आपका
जो जल जल रहता है वातावरण में, उससे रिएक्शन करके जंग लगता है। तो आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। जब जंग लगता है तो क्या होता है, भी एक रासायनिक परिवर्तन, तो लोहा जंग लगने का फिर लोहा नहीं बनता है, धीरे करके लोहा समाप्त हो जाता है जंग लगना। भोजन का पाचन, शरीर में भोजन का पाचन होता है। जैसे हम चावल खाते हैं, कुछ और पदार्थ सब्जी खाते हैं, तो हमारे शरीर में जाके वो पचता है तो मल द्वारा मल त्याग करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है। तो अपशिष्ट पदार्थ क्या चावल ही आता है, क्या सब्जी ही आता है? नहीं, क्योंकि वो परिवर्तित हो जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन है भोजन का पाचन। इसी तरह श्वसन क्रिया भी आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। श्वसन क्रिया में क्या, भोजन जो जाता है श्वसन के माध्यम से भोजन का पाचन होता है, तो वो श्वसन क्रिया। कोयला या लकड़ी का जलना, कोई कोयला या लकड़ी जल जा रहा है तो क्या जलने के बाद वो राख देता है? नहीं, कोयला देगा। कोयला नहीं आ जाएगा, चाहे लकड़ी जल रहा है तो राख आएगा, लकड़ी फिर नहीं बना सकता राख से। यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस सब पे ध्यान रखिए। बस कॉमन चीज़ें ध्यान रखिएगा कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि जो पदार्थ है और कुछ और बना, तो उस पदार्थ से फिर पिछला वाला पदार्थ नहीं बना सकते। बस ये आप कंसेप्ट याद रखिएगा तो सब भी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल लिखा रहेगा। अब सोचेंगे जैसे दूध से दही बनना है, सोचेंगे अच्छा दूध है दही बन गया, क्या दही से हम दूध बना सकते हैं? भोजन का पाचन, जैसे भोजन हम चावल और दाल खा रहे हैं, क्या हमें चावल और दाल ही पर जो अपशिष्ट पदार्थ निकलता है? नहीं, चावल दाल हमें नहीं प्राप्त हो सकता। आपका रस कल भर से दिया हुआ है। जैसे कम्बसन, रोटिंग यानी सरना करना, किसी पदार्थ का सरना करना है, तो आपका एक केमिकल चेंज होता है। रस्टिंग यानी लोहा का जंग लगना, और डाइजेशन यानी पेट में भोजन का पाचन, ये आपका क्या है, केमिकल है। ये सब रासायनिक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। जबकि इधर वाला आपका फिजिकल है, मेल्टिंग, आइस, थ्रेडिंग या बॉइलिंग या चॉपिंग, यानी टमाटर को हम काट दे रहे हैं, टमाटर सड़ रहा है तो केमिकल नहीं, रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन टमाटर को काट के सलाद बना दे रहे हैं तो क्या टमाटर बदला थोड़े, फिर टमाटर तो टमाटर ही रहा है, तो वो आपका हो जाता है फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। देखिए तो यही ये था आप, बस इसमें एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। देखिए रासायनिक अभिक्रिया, अब देखिए जो चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अब चैप्टर आपका शुरू होता है रियल के पहले वाला बेसिक चीज। रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके भिन्न गुण, नए, याद रखिए, नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती, क्या कहलाती। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में प्रतिक्रिया करके कुछ पदार्थ बनाएंगे तो नया पदार्थ होगा। नहीं, जो पहले पदार्थ मिल के जो पदार्थ बन रहा है, से विभिन्न नया पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया। अभी रासायनिक परिवर्तन में क्या पढ़े थे कि जो पदार्थ है उससे एक नया बन जाता है, यानी उससे फिर पिछला वाला नहीं बनेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में बोला कि एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा, जिसका गुण बनने वाले पदार्थ से टोटली यानी पूरी तरीके से भिन्न होता है। वही बोला कि विभिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण से रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए ये सब इक्वेशन है, जैसे देखिए आप पानी H2O होता है, तो ये कैसे बनता है, H H2O2, ये दोनों मिलके क्या बनाता है, 2O, H2O2 H2O बनाता है, ठीक है, H2O बनाता है। तो आप कैसे देख रहे हैं, जो जल है, ये आपका जल जो है, जल कैसे बन रहा है, तो H2 और O2 के मिलने से जल बना है। ये क्या है, देखिए H2 क्या है, हाइड्रोजन, एक गैस है, हाइड्रोजन गैस। ये क्या है, ऑक्सीजन गैस है। लेकिन ये क्या है, जल है, द्रव्य है। देख रहे हैं, जो जल जिससे बनता है हाइड्रोजन और गैस और ऑक्सीजन गैस, ये दो गैस मिलके हमको द्रव्य बना देता है। यानी जो बनने वाला पदार्थ है नया पदार्थ है,
अब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस नहीं रह गया, ये जल हो गया यानी द्रव्य हो गया। तो एक तो बनने वाले पदार्थ से नया पदार्थ बना और इसका गुण इन दोनों पदार्थ से अलग है, टोटली अलग है, क्योंकि ये द्रव्य है, ये दोनों गैस है। वही रासायनिक अभिक्रिया बोलता है एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में प्रतिक्रिया करते हैं तो नए पदार्थ बनाते हैं, और नए पदार्थ जो बनेगा उसका गुण होगा जो बनने वाले पदार्थ, जो शुरू के प्रारंभिक पदार्थ है उसे। जैसे देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलके हमको जल देता है, यानी ये दोनों गैस है, गैस गैस मिलके हमको द्रव्य देता है, इसका गुण और इसका गुण अलग है। तो यही आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। जैसे देखिए ये आपका ये सब देखिए, जैसे Mg+O2 2MgO बना, ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए कि कैसे आपका विभिन्न गुण और उसमें भी नए पदार्थ बनता है और विभिन्न गुण वाला बनता है H2+O2। और इसी तरह कुछ और अन्य एग्जाम्पल है, H2 यानी ये क्या है आपका गैस है, Cl2 ये भी क्लोरीन गैस है, दोनों मिलके HCl बनता है, यानी ये एसिड होता है। Cl आप आगे पढ़ेंगे एसिड होता है, ये दोनों गैस है एसिड बनता है। जैसे ये देखिए एक कैल्शियम कार्बोनेट है और एक कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस। ये कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जो संगमरमर आप देखते हैं ये सब कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, उससे रिएक्शन करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एक मानिए पत्थर के जैसा सबस्टांस से आपका कैल्शियम ऑक्साइड भी बनता है और गैस भी निकलता है। तो ये आपका रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे अब देखिए ढंग से देखिए ताकि आप पूरा इसी पे बेस्ड होगा ये पूरा चैप्टर। जैसे यहाँ पे देखिए H2+2 करके बनाया 2O, बैलेंस करेंगे तो इधर 2 है इधर 2, ठीक है, 2 दूना 4, तो इधर नहीं, H2O2 बनेगा तो 2O। अब बैलेंस संतुलित रिएक्शन अभिक्रिया लिखे हुए, तो देखिए क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं, रिएक्टेंट कहलाते हैं। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग ले रहा है, ये भाग ले रहा है और ये भाग ले रहा है, ये दोनों को क्या बोलेंगे, अभिकारक रिएक्टेंट। रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद या प्रतिवर्ध यानी प्रोडक्ट कहलाते हैं। ये दोनों चीज, दोनों हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर क्या बनाया है, तो जल बनाया यानी H2 को बनाया था। ये क्या हो गया, ये दोनों को अभिकारक बोलते हैं तो इसको प्रतिफल बोलेंगे यानी प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखिए रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन होता है। ऑब्वियस अभी बताए थे रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन होता है। तो आप क्या पढ़ें यहाँ से ध्यान रखिएगा, जो एरो है, एरो के बाएं साइड में जो भी रहता है उसको अभिकारक बोलते हैं, एरो के दाएं साइड में होता है प्रतिफल बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों के मिलने से एरो वाला बनता है। अब देखिए कुछ के जो आप केमिस्ट्री जो अभी रासायनिक अभिक्रिया बोले हैं, तो सेटअप कुछ आपके स्कूल में भी ऐसा सेटअप रहा हुआ होगा, या बिहार सरकार के स्कूलों में तो ऐसा सेटअप नहीं दिखेगा, लेकिन CBSE वाले रहेंगे, या आप आगे चल के जब इंजीनियरिंग और मेडिकल करके जब कॉलेज में पहुंचेंगे, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में, वहाँ पे आपको इस टाइप का सेटअप दिखेगा, जिसको आपको केमिस्ट्री में आपका जितना भी रासायनिक अभिक्रिया होता है वो करके देखते हैं। ठीक है, देखिए रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है। अभी तो आपने क्या देखा था कि H2+O2 मिल के H2O बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस में जल देता है। जब ये देता है तो ये आखिर ये रासायनिक अभिक्रिया क्यों हुआ, क्या हम रेत और पानी को डाल देंगे तो अभिक्रिया होगा, रेत और पानी में, लेकिन हाइड्रोजन गैस और O2 गैस मिलके H2O मिल है। तो क्या आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि इन्वायरमेंट यानी वातावरण में तो सभी गैस है, हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है, बहुत तरीके के ऑर्गन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है। तो क्या वातावरण का जितना हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस है मिल के अभिक्रिया करके जल बनाते रहता है क्या,
आना चाहिए कि हाँ ऐसा क्वेश्चन, ये दोनों मिल के ये जल बनाता है। तो इन्वायरमेंट यानी वातावरण में जो हवा है, वायु है, वायु में तो कई गैस है, उसमें हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, क्या दोनों मिल के हमें जल बना बना कर देता है क्या? ठीक है, कुछ कंडीशन, कुछ शर्तें के अधीन जब रिएक्शन कराते हैं ना, तब वो रिएक्शन हमें उत्पाद देता है, प्रतिफल देता है। ऐसा नहीं है कि कहीं किसी भी कंडीशन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या आपको जल, ठीक, लेकिन बनता जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस किसी कंडीशन है। ये एरो के नीचे कुछ ना कुछ कंडीशन ऐसा रहता है, मान के लिए हम इतना टेम्परेचर देंगे, इतना प्रेशर देंगे, तभी वो जाके हाइड्रोजन चल देगा। टेम्परेचर, प्रेशर, लेकिन कुछ शर्तें होते हैं तभी ये बनते हैं। तो ये पूछ रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, कैसे होता है, अब हम बताना चाहिए। देखिए उसके लिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखिए। परमाणु, आप नाइन्थ और नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे कि परमाणु और अणु क्या होता है, एटम और मोलेक्यूल। ठीक है, परमाणु क्या होता है, सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या होता है, तो कोई भी पदार्थ, केमिस्ट्री में हमेशा आएगा पदार्थ आप, तो सभी पदार्थ जितने भी मैटर हैं सूक्ष्म कणों से बने हैं परमाणु। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, हमेशा याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में हमेशा परमाणु भाग लेता है, एटम भाग लेता है। विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुण धर्म अलग अलग होते हैं। भिन्न तत्व, अलग अलग तत्व है, तब द्रव्यमान भी अलग अलग होगा, एटॉमिक मास जिसको बोलते हैं, और उसका रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होती है। ये एटम हुआ। इसी तरह एक टर्म होता है मॉलिक्यूल, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं अणु कहलाते हैं। तो देखिए एक तो परमाणु, एक अणु, जैसे देखिए हाइड्रोजन, अगर सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये क्या है, एटम है, परमाणु है। जब दो हाइड्रोजन मिल गया, ये क्या बन, H2, तो ये हाइड्रोजन का अणु, ठीक? मतलब एक सिंगल हाइड्रोजन है, अगर सिंगल हाइड्रोजन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो ये तो हाइड्रोजन का एटम हुआ। लेकिन जब दो हाइड्रोजन मिल गया, एक और H मिल के, जब ये तुम आपका H2 दे दिया, ये आपका H2 दे देता है, तब आपका क्या होगा, H प्लस H मिलकर H2 देगा, तो ये अणु है, ये तो आपका अणु है। ये क्या है, परमाणु। ठीक है? वही बोला है, दो या दो से अधिक परमाणु, यानी दो परमाणु, दो या दो से अधिक परमाणु ही मिलकर अणु देगा, अणु बनाता है। अणु का समूह जो आपस में आबंध द्वारा जुड़े रहते हैं अणु कहलाते हैं, या किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण है। देखिए परमाणु है पदार्थ का सूक्ष्म कण, जितने भी पदार्थ है उसका सूक्ष्म कण एटम होगा। लेकिन अणु या तत्व या यौगिक, तत्व या यौगिक का सूक्ष्म कण अणु होता है, जो समान दशाओं में रह सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यानी आपका अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो फिर आपको ध्यान जाना चाहिए, सर आपने तो बताया कि H2 और O2 मिल के H2 को बनता है। H2 क्या है, H2 तो परमाणु है, परमाणु नहीं अणु है, क्योंकि H रहता तो अणु, और H2 हो गया तो H रहता तो परमाणु, H2 हो गया तो अणु, अणु है, ये ऑक्सीजन का अणु है, मिलके आपको H2O यानी आपका ये दे रहा है, जल दे रहा है। यानी यहाँ तो आपका अणु रिएक्शन कर रहा है, आप बोल सकते हैं तो नहीं, यहाँ हम दिखा रहे हैं कि H2O2 मिलकर H2O मिलता है, लेकिन H2 अणु नहीं भाग लेता है केमिकल रिएक्शन में, वो हो हम आप बताएंगे कैसे आपका होता है। ठीक, वही है अणु, दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, से अणु। अब परमाणु और अणु समझ लिए। परमाणु किसी भी मेटर का यानी पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु क्या है, अणु क्या है, दो या दो से अधिक परमाणुओं को मिलने से अणु बनता है। और अणु क्या है, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए कुछ है एटम्स और मॉलिक्यूल, आपको और समझ में आएगा। देखिए एटम क्या है, ये वाले पे देखिए, डिफरेंट एटम एंड मॉलिक्यूल। देखिए ये एटम का स्ट्रक्चर है, तो ये क्या ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ये इसमें क्या है, इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है।
एटम में आप स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इसके बाहर चक्कर में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है। ये स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे किसी भी एटम का, कि एटम के न्यूक्लियस में क्या रहता है, एटम के न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। तो ये स्ट्रक्चर आपका दिखाया गया है। ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है, ये आपके इलेक्ट्रॉन। ये एटम हो गया, ये मॉलिक्यूल हो गया। मॉलिक्यूल में क्या हुआ कि ये देख रहे हैं, एक ये एटम होगा, ये एटम मिल के एक एटम एटम मिल के मॉलिक्यूल बनाता है, ये मॉलिक्यूल। ठीक, इधर वाले में देखिए क्या, हीलियम, He। एच ई क्या है, हीलियम एटम है, या एच रहता है, एच क्या होता है, एटम होता है। लेकिन जब एच और एच मिल के H2 दे दिए, H2 बना दिया, तो ये मॉलिक्यूल हो गया। ठीक, H2। अब देखिए, अब आपका क्या आप देखे थे, H2 प्लस O2 मिल के हमको क्या दे रहा था, H2O दे रहा था। तो देखो H2 यानी 2 H2 मिल रहा था, तो H2O यहाँ पे देखिए, H2O 2 H और एक O क्या मिल के देगा, H2O। तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड होता है। कुछ अंदर समझ में आया। देखिए, एक तो एच रहा था एटम, एच एच दो एटम मिलके मॉलिक्यूल दिया, अणु दिया। और जब एक अणु या एक से अधिक अणु या एक अणु, एक परमाणु मिलके आपका क्या कंपाउंड देता है। कंपाउंड में क्या होगा, एक या एक से अधिक अणु होगा। यहाँ पे देखिए H2 है, तो H2 क्या है, H2 एक अणु है, O का एक एटम है या अणु। ठीक, तो ये आपका कंपाउंड होता है। देखिए, अणु के दो प्रकार होगा, यानी अणु जो है, एक तो सम अणु या तत्व के अणु, यानी जैसे H2 ये सम अणु है, यानी H एटम है यानी परमाणु है, उसी का दो परमाणु जुड़ा है तो H2 हुआ। O2 N2 Cl2 यानी सम अणु, इस समान अणु समान एटम यानी परमाणु वाला तत्व जुड़ के अणु बना, सम अणु या तत्व के अणु। विषम अणु या यौगिक के अणु, जैसे H2O, ये भी अणु है, लेकिन इसमें क्या है, एक H2 एक अलग अणु है, O है। NH पे N का एक N है एटम, और H3 का अणु है। इसी तरह O का अणु है, ये विषम अणु का या इसे यौगिक का अणु बोलेंगे, क्योंकि ये सारा पदार्थ क्या है, ये सारा टर्म ये सब अणु है। और जबकि ये क्या है, ये भी अणु है लेकिन सम अणु है, तत्व का अणु है यौगिक का। अब देखिए तत्व क्या होता है। अब तत्व आया है तो तत्व देख लीजिए, एलिमेंट। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है, किसी भी पदार्थ का, पदार्थ ही है, जिससे किसी भौतिक या रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व यानी एलिमेंट वह होता है, वह सरलतम रूप होता है किसी भी पदार्थ का, जिसको किसी भी तरीके से सरल, उससे अधिक सरल पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व बोलते, तत्व बोलते। जैसे AgOH, अब जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और मानिए सोडियम नाइट्रोजन है, इस सबको और छोटा क्या तोड़ सकते हैं, कुछ नहीं तोड़ सकते। हाइड्रोजन को नहीं तोड़ा जा सकता है, लेकिन हाँ H2 है तो ये तोड़ा जा सकता है, H और H में। OH है तो आपका O और H में जा सकता है, संभव हो तो। जैसे आपका H2 है, H2 है, H2O है, तो H2 प्लस O2 में टूट सकता है। लेकिन आपका तत्व है तो तत्व को अन्य सरलतम रूपों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उसको तत्व बोलते हैं। यौगिक कंपाउंड वह शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बने होते हैं, ये यौगिक कहते हैं। यौगिक गुण अभी तत्वों के गुण से भिन्न होता है। जैसे H2O CH4 मीथेन बोलते हैं, C12H22 ग्लूकोज बोलते हैं, NaCl सोडियम क्लोराइड जिसे नमक बोलते हैं। ये सब क्या है, कंपाउंड है यानी जैसे NaCl। जैसे आप देखिए कि NaCl जो आप नमक खाते हैं डेली, वो NaCl होता है। ये कैसे बनता है, Na और प्लस Cl से बनता है। Na प्लस में Na क्या है, सोडियम, और एक क्लोरीन, एक गैस है और एक सोडियम आपका ठोस है। ये दोनों मिल के आपका क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड यानी नमक बनाता है। देख रहे हैं, सोडियम भी एक अलग का गुण है, क्लोरीन गैस है अलग गुण है, जबकि वो दोनों मिलता है NaCl देता है तो उसका नमक बनता है, उसका एक अलग गुण है। वही बोल रहा है यौगिक में क्या होगा, यौगिक जो बनने वाले एटम अणु परमाणु या अणु होंगे उससे अलग गुण का होता है। ठीक, तो आप इस सब पे ध्यान रखेंगे। अब देखिए
तो आपने क्या पढ़ा, एक तो समराइज कर देता हूँ। एक तो आपने पढ़ा परमाणु। परमाणु क्या है, किसी पदार्थ का सूक्ष्म कण है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा होता है अणु। अणु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलके अणु बनाते हैं, ठीक, लेकिन ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। बाद एक हुआ अणु होता है, तो अणु एक तो होगा समान अणु, सम अणु, यानी एक ही एटम का दो एटम मिलके अणु बना रहा है, जैसे H2O2, ठीक है, तो ये आपका समान अणु। और विषम अणु यानी अलग अलग H2O, NH3 अलग अलग, H2 अलग है, O अलग है, तो H2, लेकिन ये भी अणु है लेकिन विषम अणु है। सीधा तत्व ये अयौगिक है, तो ये सब का ध्यान। अब देखिए, अब जो हेडिंग था कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, अब उसका एग्जाम्पल ये देखिए। जैसे आपका H2 हम बता रहे हैं, तो वही बता रहे हैं आपको H। देखिए इसमें क्या होता है, अभिकारकों के अणु, अभिकारक क्या होता है, ये दोनों अभिकारक रिएक्टेंट, तीर के इधर वाला बाएं पक्ष वाला को रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी जो अभी जो आपका रिएक्शन में भाग ले रहा है, ये अभिकारक हो गया, रिएक्टेंट। अभिकारक के अणु, अगर अभिकारक में अणु है तो है होता है H2, कम अणु है, लेकिन अणु का परमाणुओं में टूटना, यानी ये क्या होगा, H में H+2, O और O, ठीक है, O और O में टूट, H H में टूटेगा, और O ऐसे, जैसे H है तो ये क्या हो, H, E H में टूटेगा, E H में, O में टूटेगा, E O। O क्या है, एटम है, H क्या है, एटम है। बोला अभिकारक के अणु का परमाणुओं में टूटना, यानी जो भी अभिकारक होगा, तीर के इधर वाला होगा अभिकारक, जो रिएक्शन में भाग ले रहा होगा, वो परमाणु में टूटेगा। परमाणु में टूट गया। परमाणुओं के बीच बंधन का टूटना, अब परमाणु में टूटा तो परमाणुओं के बीच सब बंधन टूट गया है, अलग अलग है। परमाणुओं का आपस में पुनर्गठन होना, अब देखिए अब क्या होगा कि ये परमाणु और ये परमाणु मिल गया, मान के चलिए ये बकेट है, मान के चलिए ये बकेट था, पहले हम डाले थे H2 और O2, ठीक, O2 डाले, जैसे ही डाले तो ये हमको टूटा H में, O में टूट गया, तो परमाणुओं का आपस में पुनर्गठन, फिर अब परमाणु आपस में मिलेगा, आपस में मिलेगा तो इधर से H2 ले लिया और इसको O ले लिया, परमाणुओं का आपस में पुनर्गठन, परमाणुओं के बीच नए बंधन का बनना, और प्रतिफल या उत्पाद के रूप में अणु का निर्माण होना, ये अणु बन गया। तो आप क्या देखे थे इसके पहले वाला स्लाइड में, हमने क्या बोला था कि एटम यानी परमाणु होगा वही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, नहीं लेता है। तो आप यहाँ पे दिख रहा है ना कि अणु नहीं, H2O2 अणु है, ये आपको अभिक्रिया में भाग नहीं लिया, ये दिख रहा है कि हाँ ये दोनों मिलके बन रहा है, लेकिन इसके इसके बनने से पहले टूट जा रहा है परमाणु में, HHOO परमाणु में टूटा, और फिर ये परमाणु जो रहा वो मिलके फिर एक नया बंधन बनाया, और नया बंधन बनाने के बाद एक नया अणु बना देता है। वही है कि आपका अभिकारकों के अणु का परमाणु में, परमाणुओं के बीच के बंधन का, क्या परमाणुओं का आपस में पुनर्गठन होना, परमाणुओं के बीच के नए बंधन बनना, और प्रतिफल या उत्पाद के अणुओं का निर्माण होना। समझे, आपको ये चीज क्लियर हुआ कि कैसे अणु भाग नहीं लेता है रिएक्शन विक्रिया में, परमाणु भाग लेता है, जो आप पीछे पढ़े थे, पीछे पढ़े थे तो कैसे, तो जैसे मान के चलिए ये बकेट था, अगर H हाइड्रोजन गैस और आपका O2 डाल देते हैं, डाल देते ये तो दोनों रिएक्शन करेगा नहीं, तो क्या ये पहले एटम में टूटेगा, ठीक, अब फिर ये दोनों आपस में रिएक्शन करके एक नया बंध बनाएगा, नया बंधन यानी बॉन्ड बनाता है, और वो एक फिर अणु का निर्माण करता है, तो वो जो H2 अणु बनता है, और ये कहें तो हम कि अणु अणु मिला, लेकिन अणु अणु मिल के जल नहीं दिया, अणु से पहले वो परमाणु में टूटा, फिर परमाणु आपस में रिएक्शन किया, और तब वो हमें जल दिया, ठीक। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, तो हमेशा इसलिए वो डिफिनेशन में था कि परमाणु हमेशा रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या अभिलक्षण, कुछ रासायनिक अभिक्रिया हैं जिसकी देखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या अभिलक्षण, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। अब देखिए जैसे H2+, देखिए एक ही हम रिएक्शन बता रहे हैं ताकि आप क्लियर समझिए, तब उसके बाद H2O2 बन के आपका H2O बनता है,
अब इसमें तो देख रहे हैं कुछ कुछ बदलाव हो रहा है, दोनों गैस मिलके एक जल बना रहा है। वही बोला है कि अब रासायनिक अभिक्रिया कोई होता है तो उसका विशेषता या विलक्षण कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। एक तो होता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जैसे कि इसी को देखिए, ये क्या है, ये दोनों क्या था, गैस था, ये तो जल है। देख रहे हैं पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, यानी जब कोई भी दो अभिकारक रिएक्शन करेगा तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन जरूर होगा। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है ना, ये गैस है, पदार्थ की अवस्था क्या, तीन अवस्था होता है, ठोस द्रव्य गैस। वो ये गैस है मिलकर द्रव्य बन रहा है, बोला है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। ये तो आप एक एग्जाम्पल हुआ, एक और एग्जाम्पल देखिए, बत्ती के जलने पे ठोस, मोम, द्रव्य और गैस में परिवर्तित होता है, जो अवस्था में परिवर्तन दर्शाता है। जैसे मोमबत्ती जल रहा है, बत्ती जल रहा है तो जलने के बाद क्या, कुछ पिघल के नीचे आता है और कुछ गैस बन के, वेपर बन के यानी गैस बन के ऊपर उड़ जाता है। तो जब मोमबत्ती ठोस है, जब वो पिघला तो द्रव्य में बना, और जब वो जल के ऊपर जा रहा था गैस में बदला। यानी क्या देख रहे हैं, एक बत्ती का अवस्था ठोस था, उससे ठोस अवस्था से परिवर्तित हो रहा है वो जल में, द्रव्य में, और द्रव्य और फिर वो गैस में। नहीं बोलना चाह रहा है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो मोमबत्ती वाला उदाहरण सबसे बेस्ट उदाहरण होता है, क्योंकि ठोस से द्रव्य बनता है, द्रव से गैस। ठीक है, ऐसे H2O2 भी देख सकते हैं कि गैस गैस मिलकर द्रव्य बन। ठीक, वहीं यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल एंड केमिकल। अब देखिए, एक मोमबत्ती के केस में एक और ध्यान रखिएगा कि हम अपने भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के समय हम क्या बताया था, भौतिक परिवर्तन में मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोम पिघल के मोम ही देता है, जबकि मोम जल के गैस बना देता है, जबकि गैस से हम मोम नहीं बना सकते। मोम पिघल के नीचे गिरता है तो ठंडा होकर मोम बन जाता है, वो तो भौतिक परिवर्तन हो गया। लेकिन जो गैस जल के ऊपर वेपर में बदल जाता है, उससे हम वो फिर मोम नहीं बना सकते, वो रासायनिक परिवर्तन। इसलिए कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन इस टाइप से पूछे तो आप डाउट में नहीं आके आप चेक नहीं कीजिएगा, गलती नहीं कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा जब मोमबत्ती जल रहा है, तो जब आप वेक्स मेल्टिंग कर रहा है, नहीं, जब मोम द्रव्य में बदल रहा है यानी पिघल रहा है, तो आपका फिजिकल चेंज होगा, नहीं भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि मोम पिघल के मोम ही देता है भौतिक परिवर्तन। जबकि मोम जब मोम जल जाता है, जल के वेपर गैस बन के उड़ गया, तब वो आपका केमिकल चेंज यानी वो रासायनिक परिवर्तन। मोम में ही दो परिवर्तन होता है, जब मोम द्रव्य के रूप में बदलता है, मोम ही देता है, भौतिक परिवर्तन हुआ। जब मोमबत्ती जल के गैस में बदल जाता है तो रासायनिक परिवर्तन। इसको ध्यान रखिए। देखिए, एक पहला परिवर्तन हो गया कि अवस्था में परिवर्तन होता है, अभिकारक कभी भी रिएक्शन होगा तो अभिकारक आपस में रिएक्ट करेंगे तो उनकी अवस्था में परिवर्तन। कभी कभी ये भी हो सकता है कि उनके रंग में परिवर्तन हो जाए। नहीं, दूसरा है कि रंग में भी परिवर्तन होता है। जैसे उदाहरण देखिए, KMnO4+C6H8OH यानी पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी कलर का होता है, जबकि साइट्रिक एसिड यानी नींबू, नींबू को ही साइट्रिक एसिड, आप जो नींबू खाते हैं साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला, यानी नींबू आप तो करेंगे कि पेड़ में पड़ा है, पेड़ से आया है नींबू ना, लेकिन नींबू में जो जूस होता है यानी जो नींबू का रस होता है, उसका फॉर्मूला होता है साइट्रिक एसिड, उसको बोलते हैं C6H8O। ठीक, तो जब पोटेशियम परमैंगनेट और साइट्रिक एसिड मिलता है तो रंगहीन चीज देता है, जबकि देखिए बैगनी था, पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी कलर का था, नींबू में मानिए कोई कलर हल्का सा होगा चाहे नहीं कलर हो, लेकिन ये जब रिएक्शन कर देता है MnO4 समथिंग देता है तो रंगहीन हो जाता है। रंग में परिवर्तन हो रहा है ना, अभिक्रिया, अभिकारक का रंग कुछ और प्रतिफल का रंग कुछ और, रंग में परिवर्तन। पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी कलर का है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, रिएक्शन करता है तो ये हरा रंग का देता है, क्रोमियम सल्फेट। ठीक, अब देखिए जो हम बेसिक में आपको पढ़ाए थे वो सब चीज़ को देखिए कैसे आप समझिए। जैसे K2SO4 है, यानी K2SO4 ये कैसे बना होगा K2SO4, यानी ये तो K आया होगा, K एक SO4, ये भी सफिक्स है, ये सब पे नहीं दिया ना, ये किसी ना किसी का था। देखो SO4 पे -2 होता है और K पे +1 होता है, यही +1 इधर आता है, -2 इधर आता है, तो ये बनता है क्या, K2
SO4। देख रहे हैं K2SO4 कैसे आया। वहीं बेसिक पढ़ाने का मेरा उद्देश्य था कि आप चीज़ों को समझिए कि कैसे हो रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए क्रोमियम, ये कैसे आएगा, ये दो क्या है, इस पे रहा होगा, तीन इस पे रहा होगा, यानी Cr+3 होगा और SO4 पे 2 होगा। आप देखिए थोड़ा सा और समझिए, ये 2 होगा, 2 होगा। अब देखिए Cr क्रोमियम धातु है, इसे प्लस चार्ज होता है, तो Ca पे माइनस चार्ज। तो हमेशा इधर वाला चीज जो होता है प्लस में रहता है, इधर वाला चीज को माइनस में रखता है, यानी तो Cr पे +3 तो SO पे -2, यही 3 इधर आता है, इधर 2 आता है, तो Cr2SO4। देखिए ऐसे इक्वेशन, ऐसे प्रोडक्ट, यानी आपका एक रिएक्शन होता है, तो ऐसे किसी भी पदार्थ का निर्माण होता है। आप उस चीज़ को बेसिक से आप समझ सकते हैं। ठीक, तो ये हरा रंग देता है। तो देखिए एक सब एग्जाम्पल ना याद रखिएगा, जब आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि रासायनिक अभिक्रिया का कुछ आप विशेषता बतलाइए, अभिलक्षण बताइए, तो अभिलक्षण बताइए, यही सब लिखना होगा आपको। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता या अभिलक्षण बताइए। क्या होगा, पहला क्या लिखेंगे, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लिखेंगे। उसके बाद आपको ये मोमबत्ती वाला एग्जाम्पल लेंगे, इस समय उदाहरण देना मस्ट होता है, आपको उदाहरण में देना होगा कि मोमबत्ती जलने पे, मोमबत्ती जबकि ठोस है, वो जलकर हमें द्रव्य देता है और गैस भी देता है, यानी ये अवस्था में परिवर्तन का उदाहरण है कि द्रव बनना और गैस बनना। इसी तरह रंग परिवर्तन, तो लिखेंगे यहाँ पे कुछ अभिकारक आपस में प्रतिक्रिया कर रंग में परिवर्तन करते हैं, जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट बैगनी कलर का होता है और साइट्रिक एसिड जब रिएक्शन करता है तो रंगीन देता है। इसी तरह इसको याद रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पोटेशियम डाइक्रोमेट नारंगी कलर का होता है, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस होता है, रिएक्शन करेगा तो हरा रंग। गैस की उत्पत्ति, कुछ अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके गैस भी देते हैं, जैसे जेडेन दानेदार जस्ता और H2SO पर तनु सल्फ्यूरिक। अब देखिए H2SO पर आपको दिख रहा है कैसे बना, ये ऐसे बना होगा, H, ये 2 है तो इधर गया होगा और पे माइनस, ये तो +1 इधर आया होगा और ये 2 इधर आया होगा, बना होगा ये 2 SO पर 1 है। देख रहे हैं कैसे H2SO पर बना है। ठीक, तो इसी तरह ZnSO पर, ZnSO फिर कैसे बना होगा, Zn प्लस SO4। देखिए ZnSO फिर क्या है, बना होगा आपको आपका Zn से 4 से। अब देखिए इस पे भी इधर कुछ नहीं, तो एक है इधर, एक है, यानी इधर एक है इधर एक है, नहीं इस पे एक एक नहीं है, क्योंकि इस पे Zn पे हम जानते हैं कि 2 है, तो इस पे -2 होता होगा, ये 2 इधर आता है 2 इधर आता है, लेकिन दोनों में 2 है तो कॉमन निकल जाता है, इसलिए ZnSO4 हो जाता है। ये ऐसे थोड़े लिखिएगा आप, Zn2 और S, वो 2 है तो ZnSO4 लिख, वो दो दोनों में कॉमन निकल, तो गैस की उत्पत्ति होता है। तो आपका इसका उदाहरण एक दो याद रखना, जेडेन यानी दानेदार जस्ता H2SO पर सल्फ्यूरिक आपका अम्ल से ZnSO बनता है और गैस निकल, गैस की उत्पत्ति होगी। इसी तरह NO2CO2 सोडियम कार्बोनेट जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अम्ल से रिएक्शन करता है तो NaCl बनता है, H2 बनता है और CO2 गैस कार्बन गैस। ठीक, तो दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। इसी तरह ताप में परिवर्तन, जब दो अभिकारक आपस में अभिक्रिया करता है तो ताप में भी परिवर्तन होता है। देखिए कली चूना या बुझा हुआ चूना, CaO कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये क्या बना होगा Ca से, ये पे +2 होता है माइनस, Ca2O का 2 होगा, ये 2 निकल जाएगा कॉमन तो C। ठीक है, तो देखिए CaO के कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसका केमिकल नाम है कैल्शियम, ये कैल्शियम ऑक्सीजन कैल्शियम, बोलचाल के भाषा में कली, काली चूना नहीं कली चूना, कली चूना या बिना बुझा हुआ नहीं है। जब यही CaO में अगर पानी दे देते हैं तो ACaOH का होल 2 बनता है, बुझा हुआ चूना बोलते हैं, यानी जब पानी दे दिए तो बुझ गया। जब आपको देखे होंगे खैनी और ये तंबाकू वाले दुकान पे जब चूना रहता है, चूना जो पत्थर जैसा चूना आता है हार्डवेयर की दुकान,
वो जब लाके पानी में डालते हैं तो तो बहुत ही रिएक्शन होता है, उसमें गैस भी बनता है और गर्म हो जाता है। तो आप कभी चूना बनते हुए देखे होंगे या किसी खैनी वाले दुकान पे जाके देखिएगा, जब वो कल्ली चूना होता है जो हार्डवेयर से लाता है, वो CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कल्ली चूना जिसको बोलते हैं। और बिना बुझा हुआ चूना, वो बुझा हुआ नहीं रहता है, जब हम पानी में डाल देते हैं तो वो चूना बुझ जाता है और CaOH का होल 2 बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और ये वाला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसको बुझा हुआ चूना बोलेंगे क्योंकि बुझ गया है, मानी पानी में डाल दिए तो ये बुझ गया। इसके साथ ही ये रिएक्शन देता है। जब चूना बनते हुए देखेंगे तो चूना बहुत ही गर्म निकल रहा हो, और उस ऐसा कंडीशन है कि उसको आप हाथ डाल दीजिएगा तो आपका हाथ जल जाएगा, इतना टेम्परेचर, इतना तापमान वो बढ़ा हुआ, वो ताप में भी परिवर्तन होता है। कली चूना हाथ से छुइएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब वो पानी में डालिएगा, पानी में डालने के बाद इतना रिएक्शन होता है, रिएक्शन करने के बाद वो काफ़ी हीट प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करे तापमान में। आप इसको एक्सपेरिमेंट कभी करके देखिए, आपको मज़ा आएगा। अगर कली चूना हार्डवेयर से जाइए, 250 ग्राम आधा KG ले लीजिए, और किसी भी एक बर्तन में, बर्तन क्या मतलब किसी भी बेकार सा कोई है बॉक्स है या प्लास्टिक का, उसमें पानी डाल के उसको डाल के देखिए, देखिए कितना टेम्परेचर होता है। कली चूना आपको हाथ से छूने वाला है, और पानी में डालने के बाद रिएक्शन करके क्या देता है, वो बहुत ही उष्मा देगा, और ये बुझा हुआ चूना देगा, यही ताप में परिवर्तन होता है। अमोनियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड मिल के देता है BaCl2 NH3O, ताप में कमी, उष्मा की स्पर्श करने पर। ठीक है, ये वाला दोनों रिएक्शन होता है तो तापमान बढ़ता है, देता है, हमें छूने पे गर्मी एहसास होगा। जबकि ये अमोनियम क्लोराइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड जब ये दोनों रिएक्शन करता है तो ताप में कमी आता है, ताप में कमी आएगा तो स्पर्श करने में ठंडक सा अनुभव, तो हम छुएंगे तो उसको ठंडा। देख रहे हैं ताप में कैसे परिवर्तन होता है, एक रिएक्शन होने के बाद ताप बढ़ा देता है, दूसरा रिएक्शन होने के बाद ताप घटा देता है। एक छूने पे हमें हाथ जल जाएगा, दूसरा ताप में। अवक्षेप का निर्माण, अवक्षेप का निर्माण क्या होता है? अवक्षेप होता है प्रेसिपिटेशन, यानी कुछ न जैसे सोल्यूशन, यानी पानी में है और कुछ पदार्थ नीचे बैठा हुआ है, अवक्षेप बोलते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड। और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जब रिएक्शन करता है, अब देखिए AgNO3 कैसे बना होगा? AgNO3 है, यानी ये बना होगा Ag से, और NO3 से बना है। Ag पे क्या होता है? +1 होता है, तो NO यही +1 इधर आया, -1 1 1 है, सिल्वर नाइट्रेट। Ag को बोलते हैं सिल्वर, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सभी चीज़ें याद नहीं, अब ऐसा नहीं AgNO3 को ऐसे आंख बंद करके याद कर रहे हैं AgNO3 को सिल्वर नाइट्रेट, ऐसा नहीं। आप समझिए चीज़ों को। Ag को क्या बोलते हैं? सिल्वर। NO3 को क्या बोलते हैं? नाइट्रेट। जो कि बेसिक में हम जो चार्ट दिए हैं उसमें सभी है इंपॉर्टेंट। आप उस चार्ट पे ध्यान रखिएगा तो 11 12 तक आपको दिक्कत, 11 12 में भी उतना ही चीज़ों को आपको रिपीटेशन, थोड़ा मोड़ा और एक दो आगे बढ़ेगा। इतना बेसिक रखिएगा तो आपको वहाँ तक दिक्कत नहीं होनी। Ag को बोलते हैं सिल्वर, नाइट्रेट को NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, तो इसका नाम क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट। आपको रटने की जरूरी थोड़ी है कि AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, अभी नहीं। Ag को बोलते हैं सिल्वर, NO3 को नाइट्रेट, तो को मिलाएंगे सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरह Na को बोलते हैं सोडियम, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, क्लोरीन, क्लोरीन को क्लोराइड बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, या आप सोडियम क्लोरीन भी बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ हद तक चलेगा। लेकिन जब एक दो बार देखेंगे तो हाँ क्लोराइड, वहाँ क्लोरीन, वहाँ पे क्लोराइड हो जाता है। इसी तरह देखिए, इसी तरह से ये देखिए फेमस है NaNO3, Na को बोलते हैं क्या? सोडियम, NO3 नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट। HCl हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन बोलना चाहिए, हाइड्रोजन क्लोराइड। BaSO4, बी क्या होता है? बेरियम, और SO फिर क्या होता है? सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट। तो चीज़ें को याद करने की ज़रूरत नहीं होता है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, सर से पढ़िए, आपको आगे की पढ़ाई करनी आराम से पढ़िए। तो बियाह पास करना है तो पास, बियाह पास हो जाएगा। आगे की पढ़ाई के लिए आपको चीज़ों को समझ, तो देखिए ए अवक्षेप का निर्माण, जब NaCl सोडियम क्लोराइड AgNO तो सिल्वर नाइट्रेट रिएक्शन करता है तो NO3 सोडियम नाइट्रेट और AgCl मिलता है। जो AgCl जो होता है ना, वो आपका अवक्षेप बनता है, वो सोल्यूशन जो बकेट होगा उसमें वो AgCl एक अलग सा है। ठीक है, जब किसी भी रिएक्शन में ऐसा अगर डायग्राम दिया हो, सिर्फ समझिएगा कि गैस निकल रहा है, गैस मुक्त हो रहा है।
पर उसमें ऐसे का निशान दिया होगा यानी अवक्षेप बन, नहीं ऐसे का मतलब है कि उसमें उसी सॉल्यूशन में रह जा रहा है तो अवक्षेप बन रहा है, ऐसे यानी निकल जा रहा है तो गैसी होगा तो वही ना निकल जाएगा बाहर, वो ऊपर वाला गैस निकल। इसी तरह बैरियम क्लोराइड तनु सल्फ्यूरिकम H2SO4 मिल के हाइड्रोजन क्लोराइड और बैरियम सल्फेट दे तो बैरियम सल्फेट का अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप का निर्माण कुछ ऐसा अभिकारक होगा कि उसमें अवक्षेप का निर्माण ही हो। ठीक है, तो आपने अभी तक क्या पढ़ा, आपने यहाँ तक पढ़ा कि रासायनिक पहले तो पढ़ा परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन के पढ़ा क्या रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है और रासायनिक अभिक्रिया का विशेषता क्या है। यहाँ से क्वेश्चन और सब्जेक्ट तो आप यहाँ से पढ़िए, कहेंगे कि सबका नोट्स बनाइए, यहाँ के रिविजन काफ़ी बेहतर। एक पार्ट यहाँ तक अभी रहा, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे। ये पूरा जो टॉपिक है चैप्टर 1 है जो करण, आपको 4 लेक्चर में यानी 4 वीडियो में कंप्लीट हो। पहला वीडियो, इसके बाद दूसरा और तीसरा का भी वीडियो, इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा को बताएं अवस्था है, अब आगे बताएंगे आपको कैसे क्या उद्देश्य के साथ मैंने बात किया हूँ, कौन हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ, बारे में मैं डिस्कस। ओके, थैंक यू फॉर वर्क।